गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एस.एल. यादव। अपने जितने भी लास्ट की क्लासें थी उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, यानी कि जो भी कूलाम का नियम था या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह थी, उससे रिलेटेड जो बातें थी हमने उसमें पढ़ी है। अपना जो ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है कि गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग क्या है, इसके बारे में इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं हम। देखो, सबसे पहली बात यहाँ जो हम मेन पढ़ेंगे वो है हमारे पास गाउस के नियम के बारे में। गाउस का नियम पढ़ने के बाद हमारे को उसके कुछ अनुप्रयोग पढ़ने हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं एक बात बता दूं आपको पहले कि गाउस का नियम पढ़ रहे हैं हम, छोटी छोटी बातें हैं, उनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो यहाँ गाउस के कुछ अनुप्रयोग आते हैं, लगभग 6-7 अनुप्रयोग हैं। उनमें सबकी अलग अलग डेरिवेशन होगी। हमारे को दो तरीके हैं आपके पास, क्या तो तुम ये कर लो कि इसको थोड़ा समझ लो, गाउस का जो नियम है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो इन अनुप्रयोगों को एक को भी रटना नहीं है, फिर हमारे को सारे की सारी डेरिवेशन याद होंगी, बिल्कुल किसी भी प्रॉब्लम के साथ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब डेरिवेशन आपको क्लियर होंगी। या फिर दूसरा तरीका आपके पास ये बचता है, अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो फिर उनको रट लो। तो जैसा आपको सही लगे वो आप चुन सकते हो। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करके सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखो, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग इस सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है। तो सबसे पहला यहाँ एक टॉपिक चल रहा है हमारे पास, विद्युत फ्लक्स। क्या टॉपिक है? विद्युत फ्लक्स। देखो, इसका मतलब क्या है विद्युत फ्लक्स का। देखो, 2-3 बातें बताता हूं मैं। जब हम आगे अपने जो अगले चैप्टर होंगे, यानी कि चुंबक के बारे में, वहां भी ये शब्द काम में आता है, फ्लक्स, यानी कि उस जगह हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूं, यहां सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, विद्युत, फिर आगे क्या है, फ्लक्स। मतलब कि जो क्षेत्र लेंगे हम, वो क्षेत्र हमारे पास कैसा आएगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। क्षेत्र कौन सा होगा भाई, विद्युत क्षेत्र। अब देखो, मैं पहले एक बार डायरेक्शन रिपीट करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में कोई भी पृष्ठ देंगे, उस पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत, ये बातें याद रखनी है आपको, लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी हमारे पास, विद्युत फ्लक्स। कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी आपके पास, विद्युत फ्लक्स। देखो, क्षेत्र तो कैसा होगा हमारे पास, विद्युत क्षेत्र, रेखाएं कैसी गुजरेंगी, लंबवत। अब किसी कोण पे हो, समांतर हो या विपरीत दिशा में हो, उनसे हमारा मतलब नहीं है, हम सिर्फ कौन सी रेखाओं को देखेंगे, सिर्फ हम लंबवत रेखाओं को। और रेखाएं कौन सी होंगी, विद्युत बल रेखा। तो जितनी विद्युत बल रेखाएं अगर विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरती हैं, तो उन बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स। जैसे एक मिनट देखो, मेरे पास सपोज ये एक डायरी है, यानी कि ये किसी भी विद्युत क्षेत्र में मैंने यहाँ रख दिया ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है और विद्युत क्षेत्र आपके पास इस तरीके से इसके अंदर से है। तो अब इसमें से जो भी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से गुजरेंगी बाहर की ओर, ये लंबवत बाहर की ओर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, सारी सारी लंबवत है ये, या फिर आप ये भी कह सकते हो अंदर की ओर। तो ये जो लंबवत अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, उसे हम क्या कहने वाले हैं, विद्युत फ्लक्स। ये जो तिरछी जा रही है या किसी एंगल पे जा रही है, उनसे हमारे को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ तक जो बातें थी सारी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी इसकी। देखो, दूसरी बात कि विद्युत फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं। फ्लक्स को किससे लिखेंगे, फाई से, और विद्युत फ्लक्स है तो कई बार इसके सरफेस में ई लिख दिया जाता है, तो जो कि क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स का सिंबल। अब दूसरी बात देखो कि विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो किस तरीके से हम पढ़ते हैं कि पहले यहाँ आ गया मेरे पास कि फाई ई, जो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। किस किस के ऊपर, दो बात कौन सी है हमारे पास, पहला तो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि ई वेक्टर, और दूसरा हमारे पास आता है क्षेत्रफल सदिश, यानी कि ds वेक्टर। ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर। जरूरी थोड़ी होती है कि हमारे पास विद्युत बल रेखाओं की संख्या लंबवत ही गुजरे, और हम उनको पहचानेंगे कैसे। अगर हमारे पास मान लो इन दोनों के बीच में कोई एंगल दे दिया जाए,
तो उस कंडीशन में अब हम कैसे पहचानना है हमारे को, तो उसके लिए एक ये इसका जो फॉर्मूला होगा विद्युत फ्लक्स का वो इस तरीके से आ रहा है कि फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों का अगर अदिश गुणनफल करा देते हो आप, डॉट प्रोडक्ट कराओगे, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, विद्युत फ्लक्स फाई ई कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? ये देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में निकालनी बताई थी मैंने लास्ट वीडियो में, और जो क्षेत्रफल सदिश था वो पृष्ठ के लंबवत लेते हैं, तो उन दोनों के लिए हम इस तरीके से निकाल लेंगे यहां से। तो फाई ई इक्वल टू आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब आगे देखो, तो यहां मेरे अगला क्या आ रहा है मेरे पास कि फाई ई इक्वल टू, इन दोनों को खोल सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो यहां से मेरे पास क्या जाएगा, ई ds कोस थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया मेरे पास कि फाई ई इक्वल टू ई ds कोस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है भाई किसी को? अब देखो दो बातें, ये जो उसके फॉर्मूले से रिलेटेड थी उसी के आधार पे कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि पहली स्थिति दी हुई है मेरे पास, स्थिति फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम, कि यदि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अब आपके पास, 0, 45, 60, 90, जो भी कुछ एंगल होगा वो सारी बातें। तो मैं कह रहा हूं कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू कितनी ले लेते हैं पहले कंडीशन में, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री होगा तो फाई ई बराबर ई ds कोस थीटा कितना लिख देते हैं हम, 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये कितना आ गया मेरे पास, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ds। तो ये तो होगी पहली कंडीशन, जो कि विद्युत फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होगी भाई, ये मैक्सिमम, ठीक है ना। अब देखो सेकंड स्थिति क्या कह रखी है इसने, कि स्थिति अगर आप सेकंड की बात करते हो तो ये क्या कह दिया यहाँ कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90, तो यहां से कितना जाएगा आपके पास कि फाई ई इक्वल टू, वापस उसी फॉर्मूले में लिखेंगे हम तो ई ds कोस थीटा की जगह कितना लिख देंगे भाई 90 डिग्री। तो बताओ यहां से फाई ई इक्वल टू कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो 0 से जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या जाएगा आपके पास कि ई इंटू ds। कोई दिक्कत है? जो कि इसकी सॉरी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0, जो कि इसकी कैसी वैल्यू होगी, एक मिनिमम वैल्यू होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? देखो पहली कंडीशन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले सकते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई तो वैल्यू कैसी आएगी, मिनिमम। तो मतलब अगर ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री हो गया, मतलब सेम ही डायरेक्शन में दोनों के दोनों, तो उसकी वैल्यू हमेशा विद्युत फ्लक्स की वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम। और अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो उस कंडीशन में वैल्यू कैसी आएगी आपके पास 0, जो कि कैसी होगी, मिनिमम। ये विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड कुछ बातें थी। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो आगे अगला टॉपिक क्या है अपने पास, विद्युत फ्लक्स के बारे में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसकी कंडीशन पढ़ चुके हैं। ऐसी बातें मैंने पहले बताई थी कि जहां भी कोई फॉर्मूला आता है आप उसकी राशि की कैलकुलेशन करो कि राशि कैसी है, एक बार सोच के देखो। सबसे पहले मैं यहां कहता हूं कि विद्युत फ्लक्स एक, देखो कैसी राशि आ रही है मेरे पास, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। पढ़ा होगा ना आपने, सदिश, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। अगर दो सदिश राशियों का आप अदिश गुणनफल करा देते हो, डॉट प्रोडक्ट कराओगे, तो हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, एक अदिश राशि। तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होगी भाई, एक अदिश राशि। कैसी राशि है विद्युत फ्लक्स, एक अदिश राशि है। देखो अदिश राशि के बाद में, अगर हम राशि के बाद में किसकी बात करते हैं, मात्रक की। सोचते हैं मात्रक की। देखो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे ना, तो ई का मात्रक फॉर्मूला क्या होता है, याद करो पिछला टॉपिक, ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू नोट, यानी कि न्यूटन बटे कूलम। ई का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन बटे कूलम, और इनटू में ds वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश का मात्रक क्या आता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे
कूलाम। किसका मात्रक आ गया भाई? ये विद्युत फ्लक्स का। यहां तक कोई दिक्कत है? मात्रक के बाद में देखो आप, अगली जो बात आती है आपके पास वो आती है विमा की। ये विमा क्या चीज है? विमा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम किसकी विमा लिखेंगे? न्यूटन की। न्यूटन की विमा अच्छे से बता चुका मैं, अपनी हर वीडियो में बता रहा हूं लगभग। m1L1T-2 बटे कूलाम। कूलाम की विमा कितनी होती है? A1T1 इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर की विमा कितनी आ गई भाई? L2। हल कर सकते हो इसको। देखो सबसे पहले m की बात कर लेते हैं हम। m कहीं आ रहा है इसके अलावा? नहीं, तो m की वैल्यू 1। L1 तो ये रहा और 2 ये रहा, तो L कितना हो गया? 3। T देखो -2 ये रहा और 1 ये रहा, ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा ना, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 और a ऊपर जाएगा तो माइनस का 1। तो ये आपके पास किसकी विमा आ गई है? विद्युत फ्लक्स की विमा। देखो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बता चुका मैं, फॉर्मूला बता चुका हूं, उसकी कंडीशन बता दी मैंने, राशि बता दी, अदिश राशि होती है, मात्रक बता चुका और विमा। एक बार वापस देख लेना इन चीजों को, क्योंकि विद्युत फ्लक्स के बिना हम इस जो हमारे पास गाउस का नियम था न तो उसको समझ पाएंगे न ही हम उसके अनुप्रयोग कर पाएंगे। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होता तो कम से कम इसको तो रट ही लेना आप, ठीक है ना। ये इसको क्या करना है, हमारे को रटना ही है एक तरीके से। तो फाई का वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? E इंटू डी एस इंटू कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला आ रहा है? विद्युत फ्लक्स का। कोई दिक्कत है यहां तक भाई? देखो इसके बाद में एक टॉपिक आता है अगला, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। देखो सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो दो तीन बातें समझानी है मेरे को सतत आवेश वितरण से पहले। एक, तुमने जो अपनी पहली यूनिट थी इसकी, उसमें आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था क्वांटम प्रकृति। क्वांटम प्रकृति, जो आवेशों का जो क्वांटम सिद्धांत था या क्वांटीकृत नियम था, उसमें आपने क्या कहा था कि आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, मतलब हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? वो लगभग एक पूर्ण गुणज होता है। देखो पहली बात, जब हम सतत आवेश वितरण पढ़ रहे हैं, मैं सारी बात बताऊंगा इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या इसका मतलब होता है, कब हम इसको पढ़ते हैं। तो पहली बात तो इसको कब पढ़ेंगे, वो देखो कि जब आवेशों की जो क्वांटम प्रकृति है उसको नगण्य माना जाए। कैसा माना जाए? नगण्य माना जाए। यानी कि इस बात को हम थोड़ी देर के लिए ध्यान में नहीं रखते हैं। तो आवेशों की क्वांटम प्रकृति को अगर नगण्य माने तो आवेश कोई भी क्षेत्र है हमारे पास, उस क्षेत्र में अगर आवेश बराबर बराबर पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब इस तरीके से ये मेरे पास सरफेस है तो इसके पूरे एरिया में आवेश बराबर फैला हुआ है, तो ऐसा आवेशों का वितरण ही क्या कहलाएगा हमारे पास? सतत आवेश वितरण कहलाता है। तो आवेशों की क्वांटम प्रकृति को नगण्य मानते हुए किसी भी वस्तु या निकाय पर आवेशों का एक समान रूप से फैला हुआ होना ही क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब देखो इस सतत आवेश वितरण में क्या बातें हैं, किस तरीके से ये फैल सकता है। सबसे पहली बात, ये एक रेखा के अनुदिश फैल सकता है। तीन तरीके हैं इसके, एक रेखा के अनुदिश, ठीक है ना। दूसरा ये हो सकता है दो लाइन के अनुदिश फैले, दो रेखाओं के अनुदिश फैले, या हो सकता है कि ये तीन रेखाओं के अनुदिश फैल जाए। एक रेखाओं के अनुदिश फैलेगा तो उसे हम आवेशों का एक विमीय वितरण कहेंगे। क्या कहते हैं? एक विमीय वितरण। अगर दो रेखाओं के अनुदिश फैले तो उसे हम क्या बोल देंगे? द्विविमीय। और तीन रेखाओं के अनुदिश फैले तो उसे हम क्या बोलेंगे फिर? त्रिविमीय आवेश वितरण। अगर आवेशों का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है तो एक विमीय,
दो रेखाओं के अंदिश होता है तो द्विविमीय और तीन रेखाओं के अंदिश होता है तो त्रिविमीय वितरण कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो छोटी छोटी बातें, एक रेखा के अंदिश फैल रहा है तो एक ही विमीय है, इसे रेखीय आवेश भी कहते हैं। क्या कहेंगे हमें? रेखीय आवेश वितरण। एक रेखा के अंदिश है तो उसे क्या बोल देंगे हमें? रेखीय आवेश वितरण। द्विविमीय दो रेखाओं के अंदिश है तो इसे हम पृष्ठीय या क्षेत्रफलीय आवेश वितरण भी कहेंगे। तो ये दूसरा क्या हो गया? पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा, तो देखो तीसरा क्या आ गया हमारे पास? त्रिविमीय है ना, तो इसे हम बोलेंगे आयतनिक आवेश वितरण। आयतनिक आवेश वितरण। अगर आवेशों का वितरण एक रेखा के अंदिश होता है तो एक विमीय, दो रेखाओं के अंदिश होता है तो द्विविमीय और तीन रेखाओं के अंदिश होता है तो त्रिविमीय। एक विमीय आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण भी कह सकते हैं, द्विविमीय आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण भी कह सकते हैं और त्रिविमीय आवेश वितरण को हम आयतनिक आवेश वितरण भी कह सकते हैं। यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसी से संबंधित घनत्व की बातें करते जाते हैं। हम एक एक को समझाता हूं और फिर उसके बाद में आपको देख लेना अच्छे से। देखो आवेशों का वितरण तीन तरीके से था, तीनों को मैं एक साथ पढ़ता हूं और तीनों को एक साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखो तुम्हारे को तीनों याद होंगे, बस आपको ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी सेम ही बातें हैं। पहला जो आवेशों के लिए हम घनत्व लेते हैं वो आता है रेखीय आवेश। पहला क्या आ गया? रेखीय आवेश घनत्व। अगर मैं नहीं लिखनी हो तो लिख लेना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा क्या आ गया आपके पास? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व वही सरफेस या फिर आप एरिया मान लो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा आ गया आपके पास आयतनिक आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तीनों की बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले रेखीय के लिए देख लेते हैं, फिर पृष्ठीय के लिए और फिर किसके लिए देखते हैं? आयतनिक आवेश घनत्व के लिए। देखो पहला काम मेरा, मैं इनको प्रदर्शित करने का तरीका बताता हूं। यानी कि रेखीय आवेश घनत्व को हम लिखेंगे भाई लैम्बडा से। किससे लिखेंगे? लैम्बडा से। पृष्ठीय आवेश घनत्व को लिखेंगे सिग्मा से और आयतनिक आवेश घनत्व को लिखेंगे हम किससे? रो से। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? तीनों के प्रतीक लिख चुका हूं मैं। देखो परिभाषा सुनना पहले इसकी मैं परिभाषा क्या कह रहा हूं कि यदि आवेशों का वितरण एक रेखा के अनुदिश हो। किसके अनुदिश हो? एक रेखा के अनुदिश। या फिर हम ये कह दें कि यदि आवेशों का जो वितरण है वो किसके अनुदिश हो? लंबाई के अनुदिश। यदि आवेशों का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? आवेश घनत्व। देखो पहले छोटी छोटी बातें, रेखीय आवेश घनत्व, आवेशों का वितरण किसके अनुदिश होगा? लंबाई के अनुदिश। पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेशों का वितरण किसके अनुदिश होगा? क्षेत्रफल के अनुदिश या पृष्ठ के अनुदिश। क्षेत्रफल के या फिर पृष्ठ के अनुदिश। और तीसरा आयतनिक आवेश घनत्व, आवेशों का वितरण किसके अनुदिश होगा? आयतन के अनुदिश। ठीक है ना? यहां तक पहली बात समझ में आ गई। यहाँ लंबाई के अनुदिश, यहाँ क्षेत्रफल या पृष्ठ के अनुदिश और यहाँ किसके अनुदिश होगा? आयतन के अनुदिश। देखो तीनों के फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले लैम्बडा का देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होगा आवेश बटे लंबाई। क्या फॉर्मूला होगा भाई? आवेश बटे लंबाई। कैसे याद रखेंगे? देखो किसके अनुदिश बटा हुआ था? लंबाई के अनुदिश, तो बटे में क्या आएगा? लंबाई। और हमेशा वितरण किसका होगा? आवेशों का। यहां देख लो सिग्मा, सिग्मा बराबर वही फॉर्मूला होगा आपके पास कि आवेश
वितरण तो आवेश का हो रहा है, किसके अनुदिश हो रहा है, पृष्ठ के अनुदिश या फिर क्षेत्रफल के अनुदिश, तो आवेश बटे क्षेत्रफल। तीसरा रो को देख लो, वितरण किसका हो रहा है भाई, आवेशों का, किसके अनुदिश हो रहा है, आयतन के अनुदिश, तो वो क्या कहलाएगा, आयतनिक आवेश घनत्व। देखो लैम्बडा बराबर, मैं ये कह दूं कि माना तो मेरे पास जो चार्ज है वो कितना है, Q, और लंबाई कितनी है, L, तो Q आवेश L लंबाई के अनुदिश वितरित हो तो लैम्बडा इक्वल टू कितना आ गया भाई, Q अपॉन L। यहां देख लो कि सिग्मा आवेश तो कितना है मेरे पास, Q मान लिया, और क्षेत्रफल कितना मान लेता हूं मैं, A, कि Q आवेश A क्षेत्रफल के अनुदिश फैला हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, पृष्ठीय के लिए। और आयतनिक के लिए देख लो, आयतनिक के लिए क्या आ गया मेरे पास, रो इक्वल टू आवेश तो वही Q ले लेता हूं, और आयतन कितना मान लेता हूं मैं, V, तो ये क्या हो गया हमारे पास, आयतनिक आवेश घनत्व। देखो परिभाषा याद रखने का छोटा सा तरीका, मैं ज्यादातर कंडीशन में क्या करता हूं कि बटे में जो संख्या लिखी होती है उसको 1 मानता हूं और उसको एकांक बोल देता हूं मैं, तो एकांक लंबाई के अनुदिश आवेशों का वितरण ही क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल के अनुदिश आवेशों का वितरण पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन के अनुदिश आवेशों का वितरण आयतनिक आवेश घनत्व कहलाता है। लगभग तीनों की परिभाषा सेम है, मैंने सिर्फ एक एक वर्ड चेंज किया है। यहां तो एकांक लंबाई ले ली, यहां एकांक क्षेत्रफल ले लिया, और यहां एकांक आयतन ले चुका हूं। अब देखो आगे छोटी छोटी बातें हो रही इसी से रिलेटेड, देख जाओ साथ साथ। यहां क्या आ गया मेरे पास, मैं मात्रक लिखने की कोशिश करता हूं। मात्रक क्या आएगा भाई, देखो आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम बटे लंबाई, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसका मात्रक क्या मिलेगा आपको लिखा हुआ, कूलम बटे मीटर, या फिर आप इसको कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ आता है Cm-1 या Cm इनवर्स, तो वो इसी का मतलब कूलम है और मीटर का मतलब m का मतलब क्या है, मीटर, जो कि ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, इनवर्स में। यहां इसके मात्रक की बात करोगे आप, तो देखो भाई मात्रक क्या आएगा, आवेश का मात्रक तो कूलम बटे क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, तो कूलम बटे मीटर स्क्वायर, कई जगह लिखा हुआ आएगा Cm-2। आगे आयतनिक आवेश घनत्व के लिए देखो इसका भी मात्रक क्या जाएगा आपके पास, आवेश का मात्रक तो क्या होगा भाई कूलम, और बटे आयतन का मात्रक क्या जाएगा मीटर क्यूब, तो ये Cm-3। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? देखो यहां तक जो भी बातें थी, परिभाषा बता चुका हूं मैं, सिंबल बता चुका मैं, फॉर्मूला बता चुका हूं, मात्रक बता चुका हूं। आगे देखो एक एग्जांपल लेते हैं। पहले के लिए मैंने क्या एग्जांपल लिया कि मेरे पास जो चार्ज है वो कितना है, Q आवेश है, ठीक है ना, R त्रिज्या की एक वलय है, R त्रिज्या की क्या है, एक वलय। Q आवेश R त्रिज्या की वलय के अनुदिश, क्या कह रहा हूं मैं कि Q आवेश R त्रिज्या की वलय के अनुदिश फैला हुआ है, तो आवेशों का ऐसा वितरण क्या कहलाएगा हमारे पास, सतत आवेश, सॉरी रेखीय आवेश वितरण। वापस देखना, ये मेरे पास मैंने रिंग मान ली, इसकी रेडियस कितनी आ गई भाई R, तो आवेश कितना है मेरे पास, Q आवेश है, इसकी लंबाई के अनुदिश फैल रहा है ऐसे, ये लो इसके अनुदिश फैल रहा है ना, ठीक है। तो अब देखो यहां मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्बडा बराबर Q, आवेश तो कितना है Q, और लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, ये टोटल ना, और ये टोटल लंबाई कितनी होती है पाई आर, इसको सॉरी 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। तो बताओ ये कितना जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई आर। इसके लिए भी एक एग्जांपल देखो ऐसा ही, क्या कह रहा हूं मैं कि आवेश तो मेरे पास कितना है Q, और वही त्रिज्या कितनी ले रहा हूं मैं R, कि R त्रिज्या का कोई भी एक गोला है, उस गोले की देखो ये मेरे पास कोई भी एक गोला मान लेता हूं मैं, ये इसका पूरा एरिया है हमारे पास,
त्रिज्या कितनी बोली है इसने, आर। आर त्रिज्या का एक गोला है और टोटल आवेश इसके क्षेत्रफल के अनुदिश बटा हुआ है। तो बताओ सिग्मा की वैल्यू कितनी रहेगी, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तीसरा, यहां भी वही बात है कि मेरे पास जो चार्ज है वो तो कितना है Q, और जो त्रिज्या कितनी मान लेके चल रहे हैं हम कि R, ये R त्रिज्या का कोई भी एक गोलीय कोष वगैरह है मेरे पास, उस गोलीय कोष के देखो ये हमारे पास रेडियस है R। R त्रिज्या के एक गोलीय कोष के पूरे आयतन के अनुदिश फैला हुआ है, तो उसके लिए देखो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, रो की वैल्यू, आवेश तो है Q बटे आयतन कितना आ जाएगा, गोलीय कोष के लिए आयतन कितना होता है उसका, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बताओ यहां से रो की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी आपके पास। कोई दिक्कत है भाई यहाँ पे किसी को? सतत आवेश वितरण से संबंधित अगर कोई भी बात में कोई प्रॉब्लम हो तो वापस रिपीट करके देख लेना एक बार। मैंने हर किसी को तीनों को एक साथ लेके देखा है, और हर के लिए जो भी यहाँ इसकी जितनी बातें मैंने इसके लिए बोली है उतनी ही बातें इसके लिए थी, उतनी ही बातें उसके लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? इसके अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं हम। देखो देखो अब विद्युत फ्लक्स सतत आवेश वितरण, इसके बाद में इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक गाउस का नियम। क्या पढ़ते हैं हम? गाउस का नियम। देखो गाउस के नियम से संबंधित कुछ बातें देखते हैं हम। सबसे पहले गाउस का नियम जो है ना, किसके बारे में आएगा? विद्युत फ्लक्स के बारे में होता है। किसके बारे में होगा? विद्युत फ्लक्स के बारे में। कोई दिक्कत है? गाउस का नियम किसके लिए लगा रहे हैं हम? विद्युत फ्लक्स के लिए। और तुमने विद्युत फ्लक्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन कम से कम इतना तो पढ़ लिया कि फाई ई इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी कि टोटल हमारे पास पृष्ठीय समाकलन ले लेते हैं ई वेक्टर और ds वेक्टर का, तो वो तो फाई ई की वैल्यू जी आ चुकी है। देखो गाउस के नियम का पहले कथन सुन लो मेरे से कि क्या है इसकी थ्योरी। कथन में क्या लिखते हैं हम कि गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ में, देखो जो पृष्ठ होगा वो कैसा है? बंद पृष्ठ। गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होगा उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश मतलब कि उसके अंदर जो आवेश है ना, क्यू परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है 1/ε0 गुणा। तो देखो ये तो विद्युत फ्लक्स था, विद्युत फ्लक्स की वैल्यू उस क्यू परिबद्ध यानी कि जो बद्ध आवेश था मेरे पास बटे में ε0 लिख दूं, तो बताओ उस आवेश का ε0 गुणा हो गया नहीं हो गया? तो हम बताओ इसको ये लिख सकते हैं क्या कि फाई ई इक्वल टू समाकलन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q अपॉन ε0। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यही होता है गाउस के नियम का कथन, बस इतना ही रखना है आपको, ठीक है ना? ये याद रखना है कि गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ का जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? गाउस का नियम कहते हैं। देखो यहां तक मेरे पास जितनी बातें आती हैं इसके बाद में गाउस का नियम खत्म हो, गाउस का जो भी नियम था वो खत्म हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं इसी टॉपिक के आधार पे और कुछ बातें सीखते हैं थोड़ी सी। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैंने इतनी बात पढ़ ली,
गाउस के नियम में फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है? फाई ई इक्वल टू वही सी का फॉर्मूला था, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी सर। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए 4 पाई से मल्टीप्लाई और 4 पाई से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। कुछ निष्कर्ष निकालने मेरे को, तो फाई ई इक्वल टू, मैं इसको ये लिखूँ क्या कि 4 पाई इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है? आगे देखो, फाई ई इक्वल टू 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब होता है के, और क्या आ गया क्यू। तो फाई ई इक्वल टू 4 पाई के इंटू क्यू। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? देखो, जब मेरे पास फाई ई इक्वल टू 4 पाई के इंटू क्यू आ जाता है, तो इस समीकरण से मेरे कुछ निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष देखो, एक बार थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि क्यू की वैल्यू में कितनी बोल दूं, 0। क्यू की वैल्यू कितनी बोल दी मैंने, 0। अगर क्यू की वैल्यू आप 0 लिखोगे तो यहाँ बताओ 0 लिखते ही 0 से इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0। फाई ई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 0। कोई दिक्कत है? क्यू का मान जैसे ही 0 रखा तो ये टोटल 0 से मल्टीप्लाई होके बताओ 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो अब देखो 2-3 बातें हैं इसी से। अगर बंद पृष्ठ के अंदर जो पृष्ठ हमारे पास बंद पृष्ठ ले रहे थे, उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो भी क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। बंद पृष्ठ के अंदर जो टोटल आवेश है वो कितना है, 0, तो भी कितनी हो जाएगा फ्लक्स की वैल्यू, 0। या फिर हम एक बात और कहते हैं कि बंद पृष्ठ के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है अगर उतना ही नेगेटिव चार्ज हो तो टोटल वैल्यू चार्ज की 0 जाती है, क्योंकि प्लस माइनस 0, तो भी फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई आपके पास, 0। यहां तक कोई दिक्कत हो तो वो मेरे से पूछ लेना आप। समझ में आ गया होगा यहां तक। दूसरा निष्कर्ष मैंने क्या निकाला कि देखो, बंद पृष्ठ के अंदर, कोई भी बंद पृष्ठ जो आप ले रहे थे उसके अंदर कुल आवेश, क्या कह रहा हूं मैं कि बंद पृष्ठ में जो कुल आवेश है अगर वो पॉजिटिव हो, कैसा हो, पॉजिटिव। बंद पृष्ठ में जो टोटल आवेश है वो कैसा ले ले हमें, पॉजिटिव है, तो जो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। कैसा फ्लक्स होगा, निर्गत विद्युत फ्लक्स, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। अगर बंद पृष्ठ में टोटल आवेश पॉजिटिव आ जाए तो फ्लक्स कैसा होगा, वो निर्गत। तीसरा निष्कर्ष मैंने एक बात ये निकाली है कि अगर वो टोटल कुल जो आवेश था मेरे पास, क्या कह रहा हूं मैं कि कुल आवेश कितना आ जाए मेरे पास, कुल आ जाए तो जो फ्लक्स जो होगा वो निवेशी होगा। कैसा फ्लक्स होगा, निवेशी। समझ में आ गई यहां तक? टोटल आवेश अगर 0 हो जाता है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। अगर कुल आवेश पॉजिटिव है तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा, निर्गत। और अगर कुल आवेश नेगेटिव है तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा फिर आपके पास, निवेशी। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? देखो, इसके आगे यहां तक जो भी गाउस के नियम से रिलेटेड जो भी बातें थी वो सारी हम समझा चुके हैं। अच्छे से देख लेना एक बार आप, है ना। देखो, आगे एक डेरिवेशन थी हमारे पास कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से गाउस प्रमेय की उत्पत्ति की, काम कौन सा नियम लेना है हमारे को, कूलाम का नियम। और अगर आप कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति कर देते हो तो वो हम किस डेरिवेशन में पढ़ेंगे, इस डेरिवेशन में। सबसे पहले देखो, ऐसा कोई खास नहीं था, छोटी सी बातें हैं। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, जैसे आपने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखी
तो फाई ई इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी एस कोस थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। फाई ई इक्वल टू कितना आ गया, ई डी एस कोस थीटा। जहां भी मैं कहूं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो आपको हमेशा एक ही फॉर्मूला लिखना है कि फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कोस थीटा। अब देखो आगे मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं मैं कि गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू होती है हमेशा 0 डिग्री, जो कि मैं जब इसके नियम पढ़ाऊंगा उस टाइम बता भी दूंगा वापस। तो कितनी वैल्यू आ गई, फाई ई इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी एस और कोस थीटा की जगह कितना लिख दिया भाई 0। कोस 0 की वैल्यू वापस से 1 होगी ना, तो कितना आ गया ये फाई ई इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी एस और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई तो देखो कांस्टेंट है, तो फाई ई इक्वल टू ई तो कांस्टेंट आ गया और समाकलन में क्या आ गया सिर्फ ds। अब देखो ये समाकलन ds का मतलब कितना आना चाहिए, यहाँ समाकलन जो ds आ रहा है उसकी वैल्यू गोलीय पृष्ठ के लिए ले रहे हो ना, क्षेत्रफल है ही है हमारे पास। टोटल क्षेत्रफल कितना होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा भाई 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? रेडियस अगर आप स्मॉल आर लेते हो तो रेडियस को आप स्मॉल आर ले लेना, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब बताओ क्या वैल्यू आ गई भाई आपके पास, कि यहां से आ गया मेरे पास फाई ई इक्वल टू ई की जगह तो ई ऐसे कैसे आ गया और इंटू डी एस की जगह कितना जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं मैं इसको, कोई दिक्कत है यहां तक? अब आगे देखो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, और कूलाम के नियम से तुमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी होगी ना कि E वेक्टर इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये पता होना चाहिए। कूलाम के नियम से हमें विद्युत बल पढ़ते हैं, उस विद्युत बल की सहायता से तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी ना, वो दोनों इसी के हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो वापस पहला चैप्टर देखो इसका। समीकरण नंबर क्या आ गया मेरे पास 2। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे मैं क्या कह रहा हूं कि समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, जैसे समीकरण 2 से आप समीकरण 1 में मान रखोगे तो देखो समीकरण 1 क्या आ रहा है, फाई ई इक्वल टू ई की जगह कितना आ जाएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर। इसको उठा के ऐसे कैसे लिख दिया, इनटू में क्या चल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा ना, तो आपके पास क्या चल गया ये फाई ई इक्वल टू के क्यू इंटू में क्या बच गया भाई 4 पाई। के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या चल रहा था Q इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई भी कट गया, तो आपके पास क्या बच गया ये फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ गाउस का नियम आया नहीं आया? गाउस का नियम यही तो कहते हैं ना। तो कूलाम के नियम से किसकी उत्पत्ति होगी भाई, गाउस प्रमेय की उत्पत्ति हो जाती है। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो वापस पूछ सकते हो आप मेरे से। देखो एक छोटा सा टॉपिक और देखो, यही इसी के साथ बैठा दूंगा इसको। गाउसियन पृष्ठ, ये हर बार मेरे जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे यानी कि उसके अनुप्रयोग जो भी गाउस के पढ़ेंगे, हर बार हमारे को एक गाउसियन पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले इसका मतलब सुन लो क्यों इसकी जरूरत पड़ती है।
देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हम गाउस के नियम से पढ़ेंगे, ऐसा कोई खास चीज है वो वहां से नहीं निकालते हैं। लेकिन गाउसियन पृष्ठ की जरूरत क्यों पड़ रही है यहाँ, और क्यों हम गाउस के नियम को पढ़ते हैं? देखो जिस जगह कूलॉम का नियम, मैं वापस बोल रहा हूं, कूलॉम का नियम और दूसरा अध्यारोपण का सिद्धांत, दूसरा कौन सा है? अध्यारोपण का सिद्धांत, कि हम कूलॉम के नियम और अध्यारोपण के सिद्धांत से जिन पृष्ठों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते, कूलॉम के नियम और अध्यारोपण के सिद्धांत से जिन पृष्ठों के लिए या जो भी हमारे पास निकाय हैं, जिन निकायों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना नहीं कर पाएंगे, उनके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम गाउस के नियम को काम में लेते हैं। उनके लिए हम किसको काम में लेंगे? गाउस के नियम। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है, गाउस का नियम जैसे हम पढ़ते हैं तो फाई ई इक्वल टू समाकलन ई इंटू डी एस कोस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही कुछ अभी भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। यहां डी एस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि पृष्ठीय जो सदिश है उस क्षेत्रफल की जरूरत हमारे को पड़ती है। हरा ऑब्जेक्ट पता नहीं कैसे हो सकती है, आकार आकृति से हमारा कोई मतलब है नहीं, आकार आकृति जैसी चाहे वैसी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि जो पृष्ठ हमारे को दिया हुआ है उसके आसपास, यानी कि एक पृष्ठ मान लो हमारे पास, तुम्हारे को ये ऐसा वाला पृष्ठ दे दिया, इस पृष्ठ के चारों ओर एक ऐसे काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की जा सकती है, कल्पना की जाती है, जैसे कि मैंने इस काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की, एक ऐसे काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की जाती है जिस काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सके। यानी कि उस काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर लेंगे? आसानी से अगर ज्ञात हो जाए तो उस काल्पनिक पृष्ठ को ही हम क्या कहेंगे? गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ कोई अलग से नहीं होता और नहीं कोई गाउसियन पृष्ठ होता है।